हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हम जिला यात्रा कर रहे हैं, पूरे 52 जिलों की यात्रा करने वाले हैं, ताकि मध्य प्रदेश से जुड़े हर एक एग्जाम में जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आप सभी से ना छूटे। तो इसी श्रृंखला में हम आज जो आए हैं वो आए हैं यात्रा करने किसकी, विदिशा जिले की। किसकी भैया, विदिशा जिले की। ये देख पा रहे होंगे लाल लाल से कलर में ये स्पॉटेड जो एरिया है मध्य प्रदेश के इस मानचित्र में, वो है आपका क्या, विदिशा। और विदिशा जो है बिल्कुल बीचों बीच सा पड़ता है, आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में सेंटर पॉइंट है ना। चलिए बात कर लेते हैं विदिशा की। तो विदिशा जिले का नाम है, क्या नाम है, विदिशा नाम है जिले का। और 1956 में इसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश के साथ ही। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी विदिशा भी साथ ही था मध्य प्रदेश के। तहसीलों में विदिशा शहरी, विदिशा ग्रामीण, ये दो तहसीलें तो विदिशा के अंदर ही हैं। फिर गंजवासौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज, ये सिरोंज का भी भैया क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, गुलाबगंज, पठारी, शमशाबाद और त्योंदा। तो अच्छी खासी तहसीलें हैं यहाँ पे। पड़ोसी जिलों के साथ अगर सीमा की बात करें तो भैया गुना हो जाएगा आपका, ये गुना है, ठीक है। अशोकनगर हो जाएगा आपका, ये अशोकनगर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इसके बाद रायसेन हो जाएगा, तो ये रायसेन है आपका। सागर हो जाएगा, ये रायसेन है, ये सागर है, ठीक है। और भोपाल हो जाएगा तो भैया ये भोपाल है आपका। तो ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से गिरा हुआ है, गुना, अशोकनगर, रायसेन, सागर, भोपाल, ठीक है भैया। जनसंख्या की अगर बात कर ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी 14,58,875, ठीक है। और वहीं साक्षरता दर की बात करें इसी जनगणना के अनुसार तो भैया 70.53% इनकी साक्षरता थी विदिशा जिले की, जो कि ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। अगेन आगे चलते हैं। विदिशा जिला जो है ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और भोपाल संभाग का मुख्यालय क्या है, भोपाल। साथ ही साथ भोपाल वाले संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 5 जिले। कौन कौन से आते हैं, ये तो भैया मुख्यालय है भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़। तो भैया 5 जिले हैं ये भोपाल संभाग के अंतर्गत जो आते हैं। आगे हम देखें यहां पे जिले के इतिहास के बारे में। किसके बारे में, विदिशा जिले के इतिहास के बारे में। तो भैया बहुत ही संपन्न इतिहास है विदिशा का। क्यों है भैया, बिल्कुल ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से लेके आपका आधुनिक काल तक, आज तक की डेट में अच्छा खासा योगदान रहा है इतिहास में। तो भाई इसका संस्कृत नाम वैदिश हुआ करता था। क्या, वैदिश या विदिशा, जिसको कह दिया गया वैदिश। हर दिशाओं में जहां से रास्ते गुजरते थे इसलिए इसको वैदिश कहा गया था। पाली भाषा में इसका नाम जो है बेशनगर, क्या भैया, बेसनगर या विश्वनगर इसको कहा गया है। क्यों भैया, पाली शास्त्रों की बात चल रही है, पाली भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और भैया विदिशा जिले में जो है पहले उस समय तक अच्छी खासी नगरी हुआ करती थी, व्यापारिक नगरी हुआ करती थी, सांची भी आसपास था, सारी चीजें थी। और बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हुआ है इस कारण से, चूंकि अशोक ने यहां पे शासन किया हुआ है, तो भाई पाली भाषा का अच्छा खासा यहां पे स्थान है और बहुत सारी चीजें पाली भाषा में मिल जाती। चलिए प्राचीन नाम की बात करें तो दर्शान नाम हुआ करता था। क्या भैया, दर्शान। दर्शान के अलावा दसान भी बोलते हैं। दर्शान, दसान और बेशनगर, ठीक है। साथ ही साथ मध्य युग में इसको भेलसा भी कहा गया। भेलसा के अभिलेख मिलते हैं, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। दशाण पूछा जाता है, ये कई बार याद रखिएगा, और बेसनगर पूछा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। पौराणिक नाम में अगर बात करें तो भद्रावती, क्या नाम है, पौराणिक नाम विदिशा का भद्रावती पौराणिक नाम है, जो कि यवन लोग आए थे ना, हमने एक वीडियो बना के डाली विदेशी आक्रमणों में, तो आप देखेंगे यवनों का आक्रमण, तो यवनों के रहने का स्थान हुआ करता था, इसलिए उसको भद्रावती कहा गया है। आगे बात करेंगे तहसीलों की एक बार फिर से। तो टोटल तहसीलें जो है विदिशा जिले में बहुत सारी हैं, जिसमें विदिशा शहरी, विदिशा ग्रामीण, गंजवासौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, सिरोंज, नटेरन, गुलाबगंज, पठारी, शमशाबाद, त्योंदा, ठीक है भैया। तो अच्छी खासी यहां पे 12 तहसीलें हैं, कम नहीं है, 12 बहुत हो जाती हैं। चलिए भौगोलिक स्थिति और जलवायु की बात करें अगर, तो भाई क्षेत्रफल जो है 7,371 वर्ग किलोमीटर। कितना, 7,371 वर्ग किलोमीटर विदिशा जिले का क्षेत्रफल है। और 13वें नंबर का मध्य प्रदेश का जिला है ये, किसमें,
क्षेत्रफल के मामले में। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो सीमा है वो 5 जिलों से लगती है विदिशा की। कौन कौन से? उत्तर में गुना, अशोकनगर, इसके बाद रायसेन दक्षिण में लगेगा, सागर पूर्व में और भोपाल दक्षिण पश्चिम में। तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये हो गया गुना, अशोकनगर, यहाँ पे सागर हो गया, ठीक है, रायसेन हो गया और भोपाल हो गया। तो भाई ये आपके सारे 5 जिले लग जाते हैं। विदिशा जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये निकलते हैं, एक तो 752 बी नंबर का, दूसरा NH86। तो ये याद रखना है, ये NH86 कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रख लीजिएगा। चलिए जलवायु की अगर बात करें तो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, बहुत अच्छी जलवायु मानी जाती है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच बढ़ रहा है, ये कर्क रेखा के आसपास ही बढ़ता है। तो इसके कारण क्या है, जलवायु बहुत अच्छी है और बीचों बीच है मध्य प्रदेश के, है ना, कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि यहां ना ज्यादा अधिक गर्मी ना ज्यादा अधिक ठंडी तो बिल्कुल समशीतोष्ण माहौल कहलाता है, जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके अलावा 40 इंच तक की बारिश हो जाती है, 40 इंच की बारिश मतलब अच्छी खासी बारिश हो जाती है। इस जिले में कभी सूखा नहीं पड़ता, ये इस जिले को मतलब एक प्रकार से प्राप्त है, क्या सौभाग्य प्राप्त है कि इसमें कभी सूखा नहीं पड़ता। लेकिन समस्या यह है कि सूखा नहीं पड़ता, लेकिन बाढ़ अवश्य हो जाती है कई बार बाढ़, क्योंकि बेतवा नदी जो है निकलती है और बेतवा नदी के आसपास जो है वो ज्यादा उफान आता है, तो बाढ़ पड़ जाती है मैक्सिमम टाइम विदिशा जिले में। चलिए आगे हम बात करें मिट्टियों और कृषि से संबंधित, तो मिट्टी जो है चूंकि मालवा क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा के कुछ भाग और नर्मदा घाटी एवं मालवा पटारी क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, तो भैया यहाँ पे काली मिट्टी मिल जाती है। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, दमोह हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, झाबुआ हो गया, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी, सीधी, ये सभी जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो लगभग ये मान लो कि यहां से नीचे साइड आप जाओगे तो काली मिट्टी वाला ही क्षेत्र है, ठीक है। और दक्कन का पठार जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ठीक है, तो वहां काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि की अगर हम बात कर ले विदिशा में, तो कृषि के मामले में चूंकि अच्छा खासा या काली मिट्टी आपकी है, तो गेहूं के लिए, जिसमें सरवती गेहूं जो प्रसिद्ध गेहूं है ना, विदेशों तक निर्यात होता है इसका, तो सरवती गेहूं हो गया। सोयाबीन तो प्रमुखता उगता ही है, उड़द की खेती भी यहां पर बड़े भूभाग में करी जाती है। सरवती गेहूं के लिए सबसे अनुकूल वातावरण जो है वो क्या है, मिलता है यहाँ पे विदिशा जिले में। दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक फसल जो है वो सोयाबीन की है, गेहूं के बाद सोयाबीन दूसरे नंबर पर उगाया जाता है। और सोयाबीन की खेती खरीफ के मौसम में की जाती। खरीफ का मौसम जो है वो आता है आपका चौमासा वाला, चौमासा वाला मतलब समझ रहे, बारिश वाला जो मौसम होता है, मानसून जो कहलाता है ना, सो मानसून वाले मौसम में जो है आपकी सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। जिले में उड़द की दाल जो है, दलहन की बात करते हैं अगर, तो उड़द तीसरी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है उड़द का, ठीक है। तो सबसे पहले गेहूं, दूसरे पे सोयाबीन, तीसरे पे उड़द हो गया, तो भैया अच्छा है। नदियों की बात करें तो बेतवा प्रमुख नदी है, बीना नदी है सहायक नदी के तौर पर। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। कहां से होता है? कुमरा गांव से होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। रायसेन जिले में हमने डिस्कस किया भी था, हालांकि महादेव पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हो जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक बहती है और यमुना में मिल जाती है। 480 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इस नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए राजघाट बांध भी यही है। तो 480 किलोमीटर बेतवा, ये प्रमुख नदी है और यहाँ पे बाढ़ आने का ज्यादा खतरा रहता है बरसात में, तो विदिशा जिला जो है डूब के क्षेत्र में आ जाता है मैक्सिमम। सिंचाई और परियोजना की बात करें तो हलाली परियोजना हलाली नदी पर बनी हुई है। 1973 से 76 के बीच में इस परियोजना का क्या है, निर्माण हो गया था। और हलाली परियोजना पर 945 मीटर लंबा और 29.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया,
ठीक है। इस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंक्लूडिंग एमपीपीएससी। ठीक है, तो पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको याद रखना है। इसके अलावा इस परियोजना से प्रदेश की क्या मतलब बीना के आसपास वाला जो है, विदिशा हो गया, सागर के आसपास वाला जो है, ठीक है, रायसेन हो गया, 27,627 हेक्टेयर की भूमि पर सिंचाई हो जाती है। किससे? हलाली परियोजना से। और हलाली परियोजना विदिशा और रायसेन जिले को पानी से संबंधित सारा लाभ इन दोनों जिलों को ज्यादा हो जाता है। वन और वन्य जीवों की अगर हम बात करें, वन एवं वन्य जीवों की, तो विदिशा जिले के गंजवासौदा जो तहसील है विदिशा की, उसमें 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। कितना? 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, बहुत ज्यादा तो नहीं है ये, है ना। चलिए, खनिज संपदा और उद्योगों की बात करें तो चूना पत्थर जो है ये खनिज के रूप में पाया जाता है, इसका ही सबसे ज्यादा निष्कर्षण किया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम आता है। ठीक है, चूना पत्थर के विशाल संचित भंडार जो है विदिशा जिले में पाए गए हैं, और यहां ग्वालियर, मुरैना, सागर, नरसिंहपुर, सतना, जबलपुर, कटनी, सीधी, रायसेन, विदिशा, छिंदवाड़ा, इन सभी जिलों में क्या है? चूना पत्थर पाया जाता है। तो बहुत सारे जिलों पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, इन सब में हमने देखा कि चूना पत्थर प्रमुखता क्या है? खनन क्षेत्र है, खनिज संपदा के रूप में यूज होता है। चलिए, उद्योगों की बात कर ले विदिशा में, तो विदिशा जिले में कृषि ही मुख्यतया उत्पादन का या फिर उद्योगों का साधन है। मैक्सिमम जनता जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। और इसके अलावा जिले में वनस्पति घी, डालडा का नाम सुना होगा ना आपने, तो वनस्पति घी कहलाता है, उसकी औद्योगिक इकाइयां भी बहुत सारी संचालित की जाती हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जनजातियों में विदिशा जिले में वही सहरिया जनजाति जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है वो पाई जाती है। सहरिया का मतलब है शेरों के साथ होना, और ये जो है जड़ी बूटी विज्ञान में महारत हासिल करे हैं सहरिया जनजाति के लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े अगर, तो यहां पे देखते हैं विदिशा जिले में कौन कौन सी बोलियां और मिले हैं। तो सॉरी विदिशा जिला चूंकि मालवा क्षेत्र में पड़ जाता है, इसीलिए मालवी भाषा या बोली जो है यहां प्रचुरता में प्रमुखता चलती है। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र से भी विदिशा जुड़ा है, इसलिए बुंदेली भाषा भी यहां पे बहुत आम हो जाती है। तीसरी चीज है सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति की जो सहरियाई बोली है, भाषा है, वो भी यहां पर बोली जाती है। मालवी भाषा इंदौर, विदिशा, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, देवास और धार में प्रचलित है, क्योंकि ये मालवा का क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे देखें मेले, तो श्री रामलीला का मेला लगता है यहाँ पे विदिशा जिले में मकर संक्रांति के समय। मकर संक्रांति जो है वो जहां तक है 14 जनवरी के दिन पड़ती है। ठीक है, सो इसी समय श्री रामलीला का मेला यहाँ पे लगता है। श्री मनोरा मेला भी यहां पे लगता है। ये मनोरा ग्राम है जहां पर जगन्नाथपुरी, छोटा जगन्नाथ, मिनी जगन्नाथपुरी के रूप में विख्यात है, और यह मेला जून के महीने में लगता है। हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा यहां पर रथ पर विराजमान भगवान जगदीश स्वामी और देवी सुभद्रा और साथ ही साथ बलभद्र जी जो वो यात्रा करते हैं ना, हाँ भाई, उनके दर्शन करने आते हैं। चले, मनोरा मेला के अलावा अगर पर्यटन स्थलों की हम बात करें विदिशा जिले के, तो भाई उदयगिरी की गुफाएं, ये तो भैया विश्व प्रसिद्ध हो गई हैं, आपको बता दें, मतलब भारत भर में तो जानी जाती हैं, अब तो विदेशों में भी इनका नाम है। नीलकंठेश्वर मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खंबा बाबा, अरे वाह वाह वाह, इनको कैसे भूला जा सकता है, ये क्वेश्चन तो लिख के ले लो, आता ही है। गरुड़ ध्वज या हेलियोडोरस स्तंभ इसको कहा जाता है, बेसनगर में स्थित है। अठखंबा मंदिर भी है, माला देवी का मंदिर है, राघव जी की हवेली है। तो ये सभी के सभी पर्यटन स्थल हैं जिनमें ये तीन तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर हो गया, उदयगिरी की गुफाएं हो गई, और खंबा बाबा हो गए, खंबा बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हेलियोडोरस स्तंभ है ये। तो आप ये देखेंगे, ये उदयगिरी की गुफाएं आप देख पा रहे हैं, है ना, कितनी बढ़िया है। जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है ये गुफाएं हैं, इसमें हिंदू धर्म से भी संबंधित कुछ गुफाएं हैं, और आप जाए तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा नजारा मिल जाएगा। ये हेलियोडोरस पिलर है, यहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, जो भैया ये मान के चलिए कि 114 बीसी के आसपास की बात है, मतलब पहली सदी ईसवी की नहीं, ईसा पूर्व की बात है। उस समय
जब भागवद्र का शासन हुआ करता था तो एक ग्रीक राजदूत आए थे हेलियोडोरस, है ना, इनके दरबार में। और हेलियोडोरस ने देखा कि भैया यहाँ तो वैष्णव धर्म चल रहा है, विष्णु जी को माना जाता है, तो वो भी वैष्णव धर्म को मानने लग जाते हैं और उन्होंने विष्णु जी को समर्पित ये स्तंभ बनवाया जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं, क्योंकि गरुड़ जो विष्णु जी का वाहन है उसको यहाँ इन्होंने इस स्तंभ पर बनाया था। तो ये विष्णु जी को समर्पित हेलियोडोरस पिलर है जिसके बारे में यहाँ पे उन्होंने प्रशस्ति भी लिखी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो ये याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो आया है नीलकंठेश्वर मंदिर है ये, जिसको आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी अद्भुत शैली में ये मंदिर बना हुआ है, तो मजा आ जाता है देखने में। तो आप जाएं और विदिशा में कभी भी घूमने का मन हो तो इन जगहों पर घूम सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रमुख संग्रहालयों की विदिशा जिले के। तो भैया जिला पुरातत्व संग्रहालय तो प्रमुख है ही, जिला संग्रहालय। तो भाई यहाँ पे 1940 में इसको स्टैब्लिश किया गया था विदिशा जिले में, और पाषाण की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर संग्रह की गई हैं प्रमुख रूप से। साथ ही साथ यहाँ पे चूंकि विदिशा जो है ये भैया गुप्त शासकों के लिए भी गुप्त शासन भी रहा है, अशोक का शासन भी रहा है ना। तो रामगुप्त जो शासक हुआ करते थे, मतलब ये हुआ क्या करते थे, इनको ऐसा कहा जाता है कि 375 से 380 एडी ये शासन इनका हुआ है। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे हुआ करते थे और शक शासक ने क्या किया था, रामगुप्त को हरा दिया था, उनकी पत्नी को उठा के ले गए थे। तो इनके जो छोटे भाई होते हैं विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त इनका नाम था, विक्रमादित्य उपाधि ले लेते हैं, तो वो बड़े भाई को मार देते हैं कि भाई तुमने क्या ही किया है। और फिर वो शासन करते हैं, भाभी को बचाते हैं, शक शासक को हराते हैं, उनको मार देते हैं और फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। सो ये गुप्त शासक रामगुप्त हैं, इनके कई अभिलेख और कई प्रतिमाएं यहाँ पे मिल जाती हैं इस जिले संग्रहालय में। चले प्रमुख तथ्यों की हम बात कर लेते हैं विदिशा जिले के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गरुड़ स्तंभ का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए याद रखना है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इसमें हेलियोडोरस ये राजदूत थे, ग्रीक राजदूत, इनके साक्ष्य मिलते हैं और इनको खाम्ब बाबा या खंबा बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक की महारानी महादेवी जो हुआ करती थी, तो महादेवी भी यही विदिशा के एक सेठी, सेठी मतलब सेठ जी जो होते हैं बड़े व्यापारी वैश्य कहलाते हैं, उनकी बेटी हुआ करती थी जिन्होंने शादी करी थी अशोक ने महादेवी से। तो वो भी यहीं की थी भैया, मायका है उनका। अशोक के नाम पर ही सम्राट अशोक सागर अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज, सती आपने नाम सुना होगा, सती सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है ना, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और ये विदिशा में है, तो सती विदिशा इसको कहा जाता है, सती इंजीनियरिंग कॉलेज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ही सांसद बने थे भैया। ठीक है, सांसद बने थे। अलबरूनी, अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा। अलबरूनी जो है गजनी के साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे जब उन्होंने 17 आक्रमण करे थे, तो उसी समय आए थे और इन्होंने तहकीक हिंद नाम की एक बुक लिखी हुई है जिसमें इन्होंने महाबलिस्तान कहा है विदिशा को। ठीक है, चलिए 1952 में, 1952 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1952 में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे पहले राजेंद्र प्रसाद साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब ने ही विदिशा नाम रखा था किसका, इस जिले का। ठीक है, इससे पहले बेसनगर अलग अलग नाम चलते थे, तो भाई ये याद रखने योग्य हैं। अलग तथ्यों में बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं, ये भी ऐतिहासिक साइट है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो विदिशा जिले में स्थित है। विदिशा में एक तहसील है जिसको हमने देखा था, सिरोंज नाम है। सिरोंज तहसील जो है, अभी हम जब राज्य का पुनर्गठन कराएंगे, इतिहास में शुरू करेंगे पूरा पॉलिटिक्स में कि कैसे क्या मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उसमें देखेंगे कि सिरोंज तहसील जो है वो पहले राजस्थान में हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी, राजस्थान में हुआ करती थी। तो राजस्थान से हमने सिरोंज तहसील को क्या कर दिया, ले लिया था और कुछ उनको भी दिया था, डोंट वरी, है ना राजस्थान को। चलिए, तो अभी औरंगजेब ने विदिशा का नाम ओल्डू गोरपुर रखा हुआ था। कालिदास, कालिदास भैया उसी समय जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में शुमार हुआ करते थे। संस्कृत के महाकवि कालिदास कहलाते हैं और शेक्सपियर जो है अंग्रेजी लेखक हैं, कवि हैं, उनसे इनकी तुलना करी जाती। भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, जिनमें से एक रचना है मालविका अग्निमित्रम। क्या नाम है, मालविका अग्निमित्रम, और ये कई बार पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है, मालविका अग्निमित्रम। संस्कृत में ये रचना है, मालविका और अग्निमित्र के
प्रेम संबंध के बारे में। संस्कृत में लिखी हुई है इसीलिए मालविका अग्निमित्रम उसका नाम है। तो अग्निमित्र जो है, अग्निमित्र शासक रहे हैं सुंग वंश के, पुष्यमित्र सुंग के बेटे रहे हैं अग्निमित्र सुंग, और उनकी प्रियसी थी मालविका। उनके जो भी प्रेम संबंध थे उस पर इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, याद रखिएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ये भी कालिदास ने, विदिशा के शासक थे वो, है ना। सम्राट अशोक प्रोजेक्ट, हलाली, हलाली डैम जो बना है, हलाली परियोजना जो बनी है, उसको सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट कहा जाता है, परियोजना भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा यहां पे अब भैया विदिशा का, मुझे लगता है हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। तो याद रखिएगा विदिशा जो हो गया आपका, है ना, ये वाला जो जिला था ये विदिशा था, जो हो गया, जिसके हमने यात्रा आज कर ली संपन्न। नेक्स्ट हम वीडियो में दूसरे जिले की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी सारी जानकारी, एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, मध्य प्रदेश का सारा क्वेश्चन यहाँ आपको कराए जाएंगे, छोटे बड़े हर प्रकार से। ठीक है, सो अभी तो हम बेसिक बेसिक ले रहे हैं, एडवांस में भी जाएंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट जिले की यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।